अच्छा चलो बेटा, अब इसमें जो कैपिटल गेन का एक छोटा सा पार्ट है और वो है कि सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में क्या आता है, उसको गो थ्रू करते हैं। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में पहला तो आपने देख लिया कि शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आ जाते हैं। उसके बाद ये वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल आएंगे। वाउचर ऑफ पीटीसीएल क्या है? 1996 में 1996 में ये पीटीसीएल ने वाउचर इशू किए थे। वाउचर क्या है? इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी है, एक किस्म का लोन, डिबेंचर जिसको कहते हैं। पीटीसीएल उस वक्त क्या था? गवर्नमेंट। और वाउचर इशू किए ताकि एक किस्म का डिबेंचर इशू किया तो लोन रेस कर सके। मगर फिर ये डेट सिक्योरिटी थी, इक्विटी और डेट, गवर्नमेंट का होने की वजह से ट्रेडिंग शुरू हो गई। ठीक है, तो सिक्योरिटी तो ट्रेड होने के लिए शेयर्स के अलावा भी तो सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी तो ट्रेड होते हैं ना भाई, तो ये भी ट्रेड होना शुरू हो गया, इसको भी इसमें डाल दिया। आज के दिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वाउचर ऑफ पीटीसीएल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये वाउचर ऑफ पीटीसीएल कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स थे। कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स का मतलब है इसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू शेयर्स में, कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो सारे के सारे शेयर्स की कैटेगरी में जा चुके हैं, ये खाना खाली हो चुका है। मगर चूंकि लिखा हुआ है ना, पहले भी लिस्ट बनी होती थी ये, क्योंकि टैक्स ना लगाने के लिए लिस्ट बनाई गई थी कि ये टैक्स नहीं होंगे। तो जब टैक्स लगा तो उसी लिस्ट को लेके गए आगे कि इन पे टैक्स लगेगा। तो दैट इज वाई पुरानी चीज अभी तक चली आ रही है। उसके बाद आता है मुदारिबा सर्टिफिकेट। मुदारिबा कहते हैं इस्लामी कंपनी को। दो मीनिंग है इसकी। मुदारिबा इज ट्रांजेक्शन, मुदारिबा इज ट्रांजेक्शन। हाँ भाई थैंक। मुदारिबा इज ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? मुदारिबा इज ट्रांजेक्शन ये है कि एक बंदा पैसे लाएगा, दूसरा मेहनत करेगा। जो पैसे लाएगा उसको रब्बुल माल कहते हैं, रब अल माल यानी ओनर ऑफ द मनी। और दूसरा जो होता है, जो मेहनत करता है, एफर्ट लाता है, उसको कहते हैं मुदारिब। दोनों एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। पाकिस्तान में 1980 में एक लॉ आया जिसका नाम है मुदारिबा कंपनीज ऑर्डिनेंस। उसने कहा जो इस मेथड से बिजनेस करेगा हम उसको रजिस्टर करेंगे एज एंटिटी और उसका नाम रखेंगे मुदारिबा। इन सिंपल वर्ड्स मुदारिबा इस्लामी कंपनी को कहते हैं। बच्चा पैदा होता है, कान में अजान देते हैं, इधर भी वही सीन है, कंपनी है ना, इस्लामी कंपनी है। मगर जैसे आम कंपनी के शेयर्स होते हैं, मुदारिबा के सर्टिफिकेट्स होते हैं। मुदारिबा के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब पाकिस्तान में मुदारिबा जब आई 1980 के बाद, तो जी बड़ी लोगों को उम्मीद थी कि जी ये तो पता नहीं, चूंकि इनको टैक्स से एग्जेम्पशन हासिल थी, इन पर टैक्स ही नहीं था, बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई। अगर लेट सपोज के सर्टिफिकेट की वैल्यू 100 रुपए थी तो 500 रुपए वैल्यू चली गई। आजकल उसी 100 रुपए वाले सर्टिफिकेट की वैल्यू 5 पैसा नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म उस तरह नहीं चल सका। चंद एक मुदारबा हैं जो चल रहे हैं, चंद एक हैं जो अभी भी चल रहे हैं, बाकी ये तो मुदारबा सर्टिफिकेट भी अगर बिकेगा सिक्योरिटी में आएगा। फिर आता है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल की मिसाल मैं आपको दूंगा आसान तरीन, म्यूचुअल फंड। रिडीमेबल का मतलब है जिसने उसको इशू किया वो वापस ले सकता है, बाय बैक कर सकता है। कॉमन स्टॉक रिडीम नहीं होता। कॉमन स्टॉक का मतलब है शेयर्स, कंपनी के शेयर्स रिडीम नहीं होते।
कंपनी के शेयर्स वापस हम कंपनी को नहीं बेच सकते कि पैसे वापस करो, सिवाय वो जो बायबैक रूल्स है उसके तहत। कोई रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, कोई रीजन है, बायबैक की लिए इजाजत है। अलबत्ता म्यूचुअल फंड्स में ये इजाजत है। तो कोई भी ऐसा कैपिटल जो रिडीमेबल होगा, यानी जिस कंपनी ने इशू किया वो वापस ले सके, वो भी इधर आ जाएगा, सिक्योरिटीज में आ जाएगा। डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह सारे प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज के बॉन्ड और गवर्नमेंट के बॉन्ड सब इसमें सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आते हैं। अब इसका नाम चाहे कुछ भी रखो, मशहूर तरीन कौन से हैं? टीएफसीज, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट मशहूर है, पीआईबीज, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड मशहूर है, और बाकी जितने भी उसके फॉर्म से सब रख दिए गए, सुकूक, इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड्स। इनमें खुसूसियत क्या है? ये डेट है, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लोन बेस्ड हैं, मगर फिर भी ये बिकते हैं और एक्सचेंज पे बिकते हैं, इन पे भी गेन आता है। एज अ रिजल्ट ये भी सिक्योरिटी की डेफिनेशन में है। यूनिट एक्सचेंज, यूनिट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ का जिक्र किया था मैंने जब आपको पढ़ाया था रेगुलर। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये है कि हमने शेयर्स लेने हैं, और लेट सपोज, इसको समझाने के लिए थोड़ी मिसाल बनानी पड़ेगी। समझें कंपनी है ए और बी और सी और डी, ये 4 कंपनीज हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बैठ के पोर्टफोलियो बनाऊं, सबके शेयर्स लूं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि इसमें से किस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। तो एक फंड बना, उस फंड ने कहा कि देखो हम हैं एक्सपर्ट्स, हमें पता है कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से इन कंपनी के शेयर्स ले लेंगे या ले चुके हैं। तो एक 30%, 20%, 40% करके इन्होंने शेयर्स परचेज किए। हम गए इनके पास कि आप अपने यूनिट हमें बेच दो खुद के, क्योंकि इसके यूनिट्स भी तो इसके गेन से लिंक हो जाएंगे ना। तो इस फंड ने क्या किया? अपने खुद के यूनिट्स बेचना शुरू कर दिए, वो हमने खरीद लिए। तो यहां पे हम एक्स हैं, हमने क्या परचेज किया है? कंपनी ए के शेयर्स? नो। बी के शेयर्स? नो। सी के शेयर्स? नो। डी के शेयर्स? नो। हमने परचेज किए फंड के शेयर्स, फंड के यूनिट्स। मगर हकीकत में हम फंड के यूनिट्स तो परचेज कर रहे हैं, हकीकत में हमने एबीसी के शेयर्स परचेज किए हुए। क्यों? क्योंकि जो पैसे हम इसको देंगे उसी से तो वो खरीदेगा। तो इस फंड को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पता है ये क्या करते हैं? ए के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं, बी के बिकते हैं, सी के बिकते हैं, डी के बिकते हैं, इसके भी बिकते हैं। ये कंपनी है? नहीं, ये क्या है? फंड है। मगर किसके शेयर होल्डिंग रखेगा? वो कंपनीज की, लिस्टेड कंपनीज की। तो आप चाहें ना रिस्क ना लें, सेफ क्या होगा? ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ईटीएफ वाले कौन है? एक्सपर्ट्स, वो पोर्टफोलियो बना के बैठे होंगे। तो हमारे शेयर्स, हमारे यूनिट्स की वैल्यू उनकी एक्सपर्टीज की वजह से बच जाएंगे। ये ऐसे नहीं करेंगे कि एक जगह इन्वेस्टमेंट कर दें और गिर जाए, वो पोर्टफोलियो बनाएंगे। एक जगह गिरा, दूसरी जगह से बैलेंस हो जाएगा और ग्रो कर जाएगा, ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी। ये अजम्पशन है, जरूरी थोड़ी है कैसा हो, नुकसान भी हो सकता है। देखिए बात पता है क्या है, वो खुद भी तो कमाएंगे ना, मगर इसमें थोड़ा आइडिया क्या है, इसकी वैल्यू इनसे ड्राइव होगी। मगर इनकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो तो फिर इसका मतलब आम बंदे को तो बेहतर यही है ना कि फंड के ही पैसे, फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर ले। तो ऐसे फंड्स को क्या कहते हैं? ईटीएफ। ये फंड्स क्या कर रहे होते हैं? कंपनी के शेयर्स अपने पास रख के बैठे होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इन फंड्स के यूनिट्स भी लिस्टेड कंपनी की तरह बिक रहे होते हैं। तो ये भी कहां चलेंगे? सिक्योरिटीज में। आखिरी है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स।
अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आप जब सीफेप में वो फाइनेंस डिसीजन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल आएंगी कि होता क्या है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और बहुत कुछ इसमें आता है। मगर बेसिक लेवल पे थोड़ा मैं आइडिया देना चाहूंगा कि क्या लिखा है कि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। डेरिवेटिव मीन्स अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अनदर अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अब इसको समझाने का एक सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं कि एक एसेट है और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और एसेट आप कोई भी जहन में रख सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एसेट है और वो है काऊ, गाय। गाय की वैल्यू मार्केट में कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। मैंने वो गाय खरीदी है 3 लाख रुपए की, और जिस बंदे से वो गाय खरीदी ना, उससे मैंने एक पेपर पे लिखवा लिया। अब मेरे पास वो गाय खड़ी करने के लिए, उसका चारा और ख्याल रखने के लिए जगह ही नहीं है। मैंने उसको कहा गाय अपने पास रख लो कुछ दिन, कुछ हफ्ते। पेपर लेके मैं आगे गया, मेरे पास पेपर है। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है यार सुना है गाय खरीदी है। जी खरीदे। कितने की? 3 लाख। यार ये तो सस्ती है, 3.5 लाख में मुझे दोगे? मैंने कहा डन। कहता है अच्छा जी ये लो 3.5 लाख। मैं उसको क्या दूंगा? पेपर। मैंने पेपर निकाला तो उसमें 3-3.5 लाख रुपए लिखा है। वो कहते हैं यार आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हो, मुझसे 3.5 लाख रुपए ले रहे हो, खुद 3 लाख मुझे दे रहे हो। मैं कहूंगा नहीं, मेरे पेपर की वैल्यू खुद पेपर तय नहीं करेगा, दूसरा एसेट तय करेगा। और वो एसेट कौन सा है? आज के दिन पेपर पे 3 लाख लिखा है, मगर जिस चीज पे वो पेपर डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू 3.5 लाख। तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से ड्राइव करे, इसका मतलब है पेपर की वैल्यू भी बढ़ चुकी है, उसकी वैल्यू कहीं और से ड्राइव हो रही है, गाय से हो रही है। गाय की वैल्यू कम हो जाएगी, 3.5 से कम हो जाएगा। क्लियर? ऐसी प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। सही हो गया भाई? अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी थी, इन सबको मिला के, कुल मिला के ये सारे एसेट्स, क्या क्या आया इसमें? पहले आया शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वाउचर पीटीसीएल, मुदारबा, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, ईटीएफ, डेरिवेटिव प्रोडक्ट। इन सबको क्या कहा जाता है? सिक्योरिटीज। और जैसे हमने पहले पढ़ा, सिक्योरिटीज को अलग रखना पड़ेगा क्योंकि उसके रेट्स अलग है। ये इसके रेट्स है, ये देखें ऐसे रखा जाएगा। सिक्योरिटीज आई, उसको अलग रखा जाएगा क्योंकि उसके रेट्स अलग है। क्लियर होगी बात दोस्तों? चलें, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ बेटा, एग्जाम्पल दो। ये सिक्योरिटीज है सारी। नहीं देखिए, इसमें नहीं, कैपिटल एसेट पे तो वो ठीक ठाक पूछेगा, सिक्योरिटीज में नहीं। नहीं नहीं, अब तक नहीं इस तरह गया, इन डेप्थ नहीं गया कि एक एक में पीआईबीज और इसमें डाल डाल दे, इसमें नहीं जाता। सिक्योरिटीज की वो वजाहत नहीं करता, डिटेल में नहीं जाता जी। अच्छा बेटा, अब हम एक थ्योरी का टॉपिक करेंगे, फिर आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं जैसे जैसे बताएंगे मैं उसको कवर करूंगा। इसके फौरी बाद में एफटीआर कवर करवाऊंगा, फिर नॉन रेजिडेंट की रेजिडेंट की नॉन फॉरेन सोर्स इनकम कवर करवाऊंगा, और जो लॉसेस वगैरह जो आप कहेंगे उसके हिसाब से जाऊंगा। अब चैप्टर आ रहा है थ्योरी का एक, और उसके बाद जो चैप्टर्स आप कहेंगे सेपरेट ब्लॉक सब आ जाएगा। जो जो आपने उस वक्त कहा था ना वो आप बताते जाना, मैं एक एक करके कवर करूंगा। मगर इससे पहले मुझे एक थ्योरी का चैप्टर करवाना है जो कि क्योंकि उसमें पक्के सवाल हैं, 1 2 3 पे पक्का 8 नंबर है। तो उसमें हमने एथिक्स किया, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन किया, मगर उसमें अब हम करने वाले हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम। अब इसके अंदर थोड़ा आपको तवज्जो ये करनी है, इसके अंदर क्या है बहुत आसान,
लिस्टें हैं, कुछ पढ़ी हुई हैं, कुछ समझा हुआ है। जब मैंने एथिक्स पढ़ाया था तो उसके कॉमन टॉपिक्स इसमें भी मौजूद हैं। बस एक टेक्निक को अगर तुम रखना जहन में, फर्क करना, तो बेटा चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे इसमें उसका फेवरेट सवाल होता है रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, ये इसका फेवरेट तरीन सवाल है। ओके, फिर आगे चल के मैं बताता हूं रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव किसके, टैक्स के। टैक्स लगाने के नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, वो कहता है लिस्ट डाउन 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। इन अदर वर्ड्स टैक्स क्यों लगता है? टैक्स लगता है दोस्तों रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, मगर लॉ रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा कुछ और भी बताता है। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब मैं चाहता हूं कि पहले ये 3 लाइनें पढ़ लें। टैक्सेस आर प्राइमरली रेवेन्यू जनरेटिंग टूल्स, टैक्स का मकसद ही रेवेन्यू जनरेशन है। मगर कहता है नहीं, नो नो नो, रेवेन्यू के अलावा और भी इसके मकासद हैं। और वो क्या मकसद है? वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का टूल भी है। सिगरेट पे टैक्स लगता है, हर साल बढ़ता है। आप मुझे बताएं कि जो बाहर से दोस्त, कभी भी आप जाते हो बाहर सऊदी या कहीं पे तो वो क्या कहते हैं, क्या लाओ? सिगरेट। मैं तो नहीं लेके जाता। क्यों कहते हैं सिगरेट लाओ? वहां बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि वो कहते हैं यहां से ले आओ भाई। हाँ, पीते हैं, महंगा, मगर एक दिन में एक, हाँ, बहुत बड़ा। बट मगर स्मगलर बनना पड़ेगा इसके लिए तुम्हें। एक लिमिट पे लेके जा सकते हो ना, वरना वो ही रोक लेंगे तुम्हें कि क्या स्मगलिंग कर रहे हो, कि ऐसे थोड़ी है। वो कहोगे नहीं यार मैं खुद पीता हूं, तो अच्छा इतने पीते हो, ये तुम कोई पूरा बोरा भर के आए हो। हाँ कर सकता है, तो वहां पे वही प्राइस कर देंगे ना वो, टैक्सेस बढ़ा के। पोर्ट से कैसे क्लियर करवाओगे? क्या हाल निकाले इसका? वहां फैक्ट्री लगा दो, स्मगलिंग शुरू कर दो। सही है, तो महंगे होते हैं। पाकिस्तान में भी हम महंगे करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मगर फिर भी बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में तो उस पर टैक्स रेट ज्यादा है ना, तो ये रेट टैक्स का क्यों बढ़ता है? रेवेन्यू के लिए या इसको डिस्करेज करने के लिए? तो ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है? नॉन रेवेन्यू। तो सवाल बनाता है लिस्ट डाउन 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। तो रेवेन्यू के अलावा ये टूल भी है इस चीज का, गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी करता है। रॉबिनहुड, अमीरों से लेके गरीबों में बांटता है। अमीरों से लेते हैं और अमीरों पे भी खर्च करते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, सही है। तो 3 चीजें आपने देखी, टैक्स 3 मकासद के लिए है, बताओ कौन सा? पहला रेवेन्यू टूल, गवर्नमेंट पॉलिसी का, और तीसरा। अब सवाल जो बनाया ना इसने, बहुत दफा पूछा है सवाल इस इन एंट्रीज पे, बस ये समझे ये पक्का सवाल है। हाँ देखिए ना, इसमें पक्के का मतलब ये है कि इस पे ज्यादा दफा सवाल आया है पास्ट में। तो अगर मैंने अगर 15 टॉपिक पे पक्का बोला है, तो इसका मतलब है टॉपिक 15 सवाल थोड़ी आएंगे। हाँ? भाई हर चीज पे पक्का थोड़ी बोला है मैंने, देखो 4-5 पे तो 8 सवाल भी वो आ जाएंगे ना यार। 8 सवाल तो मैंने 8 से ज्यादा बढ़ गया हूं थोड़ी। अच्छा जी, इसमें पहली लाइन पढ़ें और बताएं कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये।
तो एक बात यह है कि पहली चीज क्या है कि अगर एक इंटरप्राइज है जो स्ट्रगलिंग इंटरप्राइज है, गवर्नमेंट के इदारे स्ट्रगलिंग इंटरप्राइज सबसे टॉप पे था पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल, अभी भी है। कहते हैं इनको अगर टैक्स की छूट दे दी जाए तो मकसद क्या है? इनको बचाना। तो किसी इदारे को बचाना रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने कि कंपनी पहले ही लॉस में तो उस पर टैक्स नहीं होता, ऐसा नहीं है, मिनिमम टैक्स होता है उस पर। मिनिमम टैक्स क्या है? सेल का 1.25% तो होता ही होता है, और ट्रांजैक्शंस जो कर रहा होता है अपनी जगह, बट 1.25% तो बना ना, ये माफ कर देंगे। हाँ भाई, दूसरा पढ़ो, प्रोटेक्ट, कैसे लोकल इंडस्ट्री को टैक्स बचाएगी? इंपोर्ट को महंगा कर दो। इंपोर्ट को महंगा कर दो। ये ना मैं हमेशा पढ़ाता था और एक मैं मिसाल देता था, अभी मुझे आसानी से नहीं, अब मुझे बड़े आसानी से मिसाल दे सकता हूं। कहता है एज अ बार्गेनिंग टूल इन अ ट्रेड नेगोशिएशंस। पहले मैं ट्रंप, ये मैं यही मिसाल देता था, अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रंप बोल दूंगा, बात समझ आ जाएगी। ट्रंप ने क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए 300%, 200%, 50% है। कनाडा, आप सोच नहीं सकते थे कि कभी यूएस इनके साथ ऐसा करेगा। कनाडा को क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर को एक स्पीच कर रहा था, तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कहता है मिस्टर गवर्नर, बड़ा, मैं बोल रहा था पर बोल ही देता हूं, बड़ा हरामी यार मिस्टर गवर्नर, गवर्नर का मतलब क्या है? वो उसको अपनी 51st स्टेट समझ रहा है। 50 स्टेट है ना, सूबे है ना, 50 है, कहता है तुम्हारे सूबे हो मिस्टर गवर्नर नहीं है, अलग मुल्क है, मगर उसको ट्रीटमेंट वो वही देता है, कहता है तुम तो कुछ भी नहीं हो। अब चालाकी क्या की? चालाकी ये की, कहता है जी रेट बढ़ा दो। अब आप मुझे बताएं, जब हम ट्रेड करने के बैठेंगे तो अगले क्या कहेंगे? यार रेट कम कर दो। अच्छा कम कर दूं, मुझे क्या कंसेशन दोगे? तो रेट टैक्स का अनयूजुअल करके नेगोशिएशन करने बैठो उसके साथ, तो दो फायदे और निकाल लोगे उसके साथ। तो ये क्या रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है या नॉन रेवेन्यू है? नॉन रेवेन्यू। ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन, भाई टैक्स के थ्रू इन्फ्लेशन और इसके कैसे खत्म, क्या हो सकता है? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मुझे एक बात बताएं, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इन्फ्लेशनरी है कि नहीं है? है। कैसे? प्राइस में जाता है। तो मुझे बताओ इसका रेट कम कर दें, इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो मकसद यहां पे रेवेन्यू है या इन्फ्लेशन कम करना है? और इन्फ्लेशन कम करना रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है कि नॉन रेवेन्यू है? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। रिड्यूस इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, बताएं भाई, हम मुल्क में अमीर गरीब का फर्क खत्म करना चाहते हैं। ये जो 45% रेट देखते हो ना, स्लैब रेट 45%, यार मजाक नहीं है। यहां पे नीयत क्या है कि अमीर पे ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि गरीब पे खर्च कर सको, मगर मसला ये है कि गरीब बेचारा जिंदा रहेगा तो उस पर खर्च करोगे ना वो अमीर से तो हम टैक्स लेने की कोशिश कर ही रहे हैं ना, मगर जब हम कामयाब हो जाएंगे बेचारा गरीब जिंदा ही नहीं होगा वो बेचारा मर चुका होगा।
भाई बताओ, साइंस एंड इन्वेंशन को कैसे प्रमोट करता है टैक्स? कैसे टैक्स इंसेंटिव देता है? आपको याद है एक डिडक्शन दी थी उसने, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। क्या बोला? जो साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करेगा मैं डिडक्शन दे दूंगा। डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट करना, वेरियस एलिमेंट्स इन मार्केट को, इंप्लीमेंट टैक्स लॉस विच डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दें। कैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे? रुकें। इन द मार्केट या बिजनेस। अब इसके लिए पहले पढ़ लें तो मैं आपको मकसद समझाता हूं। लॉज इंप्लीमेंट किए जाएं विच एलिमिनेट, मगर कहां? अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट। हाँ, एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन द मार्केट। एक छोटा ट्रेडर है ना, वो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा। इसमें एक किस्सा भी सुनाता हूं और बताता हूं। छोटा ट्रेडर पेपर मार्केट में, पेपर मार्केट होता है ना, कराची के एग्जांपल देता हूं। पेपर मार्केट है, नहीं, पेपर इंपोर्ट करके जो प्रिंट होता है या मुख्तलिफ जगह पे यूज होता है पेपर, तो प्रिंटिंग की मार्केट नहीं बोल रहा, पेपर मार्केट। जो रोल्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं उसको कटिंग करते हैं। एक साहब ने 2 कंटेनर इंपोर्ट किए, 2 कंटेनर, बस, ज्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं था। 2 कंटेनर लॉस में बेचना पड़ा उसको। उसको लगा कि इस दफा जो मार्केट है ना उसमें मैं 2 कंटेनर, क्योंकि उसको लगा बड़ा फायदेमंद, बड़ा फायदा है इसमें। तो 2 कंटेनर उसने कहा कि निकाल लूंगा, इतने पैसे कमा लूंगा। तो उसके बिक ही नहीं रहे थे, क्योंकि पता है क्या है हुआ? क्या, ये बंदा जिसने 2 कंटेनर इंपोर्ट किए बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। सुनो तो सही, सच्ची, अपना दोस्त है इसलिए बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा उसका ना। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने मुझे खुद बताया। कितना इधर नहीं है वो, कराची में। कहते यार तूने भाई, मैंने ये किया कि मैं देखा यार, तो मार्केट का तो मुझे पता था ना, मैं ऑडिट वॉडिट भी करता हूँ, तो मुझे तो पता था मार्केट में यार रूम है। कहता है जैसे ही मेरे कंटेनर का पता चला ना मार्केट के बड़े प्लेयर को, उसने 2 मोटी गालियां दी। उस ऐसे के तैसे ने, बीप बीप ने, जैसे उसको पता चला, कहता है अपनी प्राइस कम करके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को पहले ही बेच दिया। कहता है कि उसके लॉस में बेचा उसने, लॉस में। कहता है मार्केट में लॉस पे बेचा ताकि ये मार्केट से निकल जाए। अब अगर इंपोर्ट वैल्यू आ रही थी 100 रुपए की, तो उसने 90 में बेच दिया। कमाना दूर की बात है, कहता है मैं इस साल नहीं कमाऊंगा मगर तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। स्टोर करने की कॉस्ट भी है। तो इसने कहा जी मैंने भी लॉस में बेच दिया। कितने? अब बात समझते हो? डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट में एंट्री नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हाँ, बड़े प्लेयर को एथिया, तो इसलिए पड़ा उसका नुकसान। तो उसको बचाने के लिए तो बात कर रहा हूं ना, उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट आ सकती है। मुझे उसने लॉस के बाद बताया ना, मैं क्या करूं? डिस्करेज सर्टेन अनडिजायरेबल सेक्टर्स, अनडिजायरेबल सेक्टर्स, सिगरेट, ठीक है। अब एग्जामिनर ने अक्सर इसको पूछा है और कहा है एग्जाम्पल दो। ये देखें एग्जाम्पल्स भी दे रहा है। अगर सैलरी पे टैक्स लगा है किस मकसद के लिए? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। 0 रेटिंग की है एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए। ये चंद एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। मगर ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? रेवेन्यू के नॉन रेवेन्यू? नॉन रेवेन्यू, ठीक है। पहला ये एक इसका बहुत, कैनन पढ़ चुके हो भाई, एडम स्मिथ के कैनन से वहां पे पढ़ चुके हो, उसको दोबारा रिपीट कर, सेम है, एग्जैक्टली सेम। अच्छा दोस्तों, ये एक, अब मैंने कहा था एक टेक्निक याद रखना। वो क्या है कि ये जो 3 चीजें हैं ना, बेनिफिट प्रिंसिपल,
एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। सवाल पता है कैसे बनाएगा? कहेगा लिस्ट डाउन और टाइटल देखो प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्स, ऐसे सवाल बनेगा। बच्चा पता है क्या करता है? एक बॉक्स की बात दूसरे में लिख के आता है। इन तीनों को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल्स। पिलर नहीं, कैनन नहीं, प्रिंसिपल्स। ये अगर आप रख गए ना ख्याल, तो इसमें से अगर सवाल आता है तो आपका पक्का होगा। बच्चा ना थोड़ा मिक्सअप कर जाता है, ये मिक्सअप नहीं करना बस। तो बताएं ये क्या है? प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल्स हैं लेवी ऑफ टैक्स के? पहला कौन सा है? इसका मकसद क्या है? जो जितना बेनिफिट ले उतना टैक्स दे। रोड बन रहा है तो मैं उससे ज्यादा बेनिफिट ले रहा हूं या ट्रांसपोर्टर ज्यादा टैक्स देगा? बेनिफिट प्रिंसिपल देते भी है, टोल टैक्स उनसे ज्यादा होता है, तो इसको क्या कहते हैं? बेनिफिट प्रिंसिपल। दूसरा क्या है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये क्या है? जिसकी जितनी एबिलिटी ज्यादा टू पे, उस पर उतना टैक्स। 6 लाख पे टैक्स है? नहीं है। क्यों? एबिलिटी टू पे ही नहीं है उस बंदे की। तो तीसरा क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हर बंदे पे बराबर टैक्स हो। ये हमारे मुल्क में नहीं है। अब जरा सोचें, अवाम कितनी है? 30 करोड़। अगर हम हर बंदे पे 5,000 रुपये टैक्स रख दें, हाँ, बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। रेवेन्यू आ जाएगा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ जाएगा, मुल्क तरक्की कर लेगा और हमारे पास गुर्बत खत्म हो जाएगी। ऐसा है ना? हर बंदा सिर्फ कितना टैक्स दे? 5,000 रुपये बस। मगर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो घर में काम करने वाली मासी है उसे पूछिएगा कि बाजी या माँ जी या जो भी उसको बोलते हो आप, 5,000 रुपये साल के दे सकोगी? मर जाएंगे वो। फ्री कहाँ मिलता है इस मुल्क में, कितना आसानी से आ सकेगा? दूसरी चीज सुनो, ये टैक्स कलेक्ट करना आसान भी नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए हमने पाकिस्तान में तीनों में से कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किया हुआ है? नो, एबिलिटी टू पे। बेनिफिट भी अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें ऐसे नहीं है, बेनिफिट प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ उस वहां पे आता है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। बाकी कहीं पे भी नहीं है ये प्रिंसिपल। डेवलप कंट्रीज में भी ये इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स कितने थे? 3। कौन से? बेनिफिट, एबिलिटी और, ठीक है, टैक्स की 3 किस्में बताएं। ये रेट के लिए भी बात कर सकते हैं, रेट की 3 किस्में बताएं। यही है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है? अमाउंट बढ़ने से रेट बढ़ेगा। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर अमाउंट बढ़ने से रेट कम हो तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन है। इसकी लॉजिक क्या है? सेल्स टैक्स नहीं है हमारे मुल्क में, रिग्रेसिव कोई भी टैक्स नहीं है। सोचना, अगर हमें इंसेंटिव दिया जाए कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम आपका रेट कम कर देंगे, तो लोग ज्यादा कमाएंगे कि कम? हर कोई क्या कोशिश करेगा? यहाँ से ज्यादा कमाओ, क्योंकि उससे बचत हो जाएगी। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन कोई बुरी चीज नहीं है, अमाउंट बढ़ने से रेट कम करना, मगर ये हमारे मुल्क में क्या, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं। सियासी तौर पे खुदकुशी हो जाएगी। आम बंदा क्या सोचेगा? ये देखो हम पे ज्यादा टैक्स, अमीरों पे कम टैक्स, मारो इनको। रिग्रेसिव इंप्लीमेंट करना आसान काम नहीं है,
और आखिरी क्या है? हाँ? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना। नहीं, ऐसे नहीं होता कि कोई परफेक्ट रेसिपी हो और उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आपने कभी कुकिंग की है? कुकिंग किया है आपने कभी? कुकिंग रेसिपी आपने पढ़ी और फौरी से वो आपने टेस्ट, ऐसा नहीं होता ना, मुल्क भी ऐसे ही है। कोई परफेक्ट रेसिपी नहीं है, आहिस्ता 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 परफेक्शन आती है, बेहतरी आती है, हाँ थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट आती रहती है। उसके बाद क्या है? प्रोपोर्शनेट या फ्लैट, ये सेल्स टैक्स है। इसमें रेट नहीं चेंज होता, अमाउंट चेंज होता रहता है। 100 रुपये पे 10% लगाया, 10 रुपये, 200 रुपये पे 10% लगाया, तो अमाउंट तो बढ़ गया ना, 10 से 20 हो गया, मगर रेट नहीं चेंज हुआ। सेल्स टैक्स प्रोपोर्शनल इसलिए कहते हैं कि अमाउंट उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, अमाउंट के हिसाब से टैक्स बढ़ता जा रहा है, मगर रेट सेम रह रहा है, फ्लैट रह रहा है। तो 3 किस्म के टैक्सेस हो गए या 3 किस्म के रेट्स हो गए, कौन से? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास आ रहा है साउंड टैक्स सिस्टम के प्रिंसिपल्स, पहले प्रिंसिपल्स थे, अब किसके हैं? सिस्टम के प्रिंसिपल्स। अब फर्क क्या है? पहले टैक्स के प्रिंसिपल्स, अब सिस्टम के प्रिंसिपल्स, फर्क है इसमें। तो यही मैंने कहा फर्क करना जरा, प्रिंसिपल बोले तो वही, अब किसके बोलेगा? साउंड टैक्स सिस्टम। आपको वो कहा गया जाओ भाई इस मुल्क को स्टडी करो, इस मुल्क के निजाम को स्टडी करो, तो टैक्स को स्टडी नहीं करोगे, सिस्टम को स्टडी करोगे, और सिस्टम में देखोगे ये 3 चीजें है कि नहीं है। आपको पहली चीज का पता होना चाहिए, फिस्कल एडिक्वेसी, क्या उस मुल्क के टैक्सेस सफिशिएंट टैक्स, सफिशिएंट अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमें मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए, क्या हमारे टैक्सेस में इतना दम है कि उतना टैक्स प्रोड्यूस कर सके? उसको कहते हैं फिस्कली एडुकेट है कि नहीं है। सही है। सेकंड क्या है? इक्वालिटी, वही कैनन वाला, भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अगर एक बंदे के पास 1 मिलियन है और सिमिलर इनकम दूसरे बंदे की, दोनों को बराबर रखना। 1 मिलियन वाले सिमिलरली प्लेस्ड लोग सिमिलर होने चाहिए, अलग 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 होने चाहिए। आखिरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी। इसका मतलब पता है क्या है? फीजिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स को इंप्लीमेंट भी किया जा सके। भाई मुझे एक बात बताएं, अगर हम आज एक ऐसा टैक्स लगाएं जो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता, फिर? जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा, हर बंदे से, एवरी सिटीजन से हम सिर्फ और सिर्फ कितना कलेक्ट करें? 5,000। मगर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल टैक्स नहीं है। कौन कलेक्ट करेगा? कैसे कलेक्ट करेंगे? करेंगे किसे? नॉट फीजिबल। हम कहेंगे नहीं, मोहल्ले बांट देंगे, एरिया बांट देंगे, अफसरों की जिम्मेदारी रख देंगे कि तुम कलेक्ट करके गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करो। कलेक्ट तो होगा, जेबों में चला जाएगा, फीजिबल थोड़ी है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो 3 चीजें जिस सिस्टम में पाई जाएंगी वो क्या कहलाएगा? साउंड। आखिरी है बेटा ये टैक्स लॉज, इसमें लॉज की बात हो रही है, फर्क देख रहे हो, एक में टैक्स की बात की, एक में सिस्टम की बात की, एक में लॉ की बात कर रहे हैं। कहता है अच्छा टैक्स लॉ कौन सा होगा? टैक्स इज एन इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, कोई मर्जी से टैक्स नहीं देता, कोई वॉलंटरली टैक्स नहीं देता, इन्फोर्स किया जाता है। तो टैक्स लॉ मैंडेटरी है, कंपलसरी है। दूसरा, टैक्स लॉ नॉर्मली पैसे में कलेक्ट होता है, काइंड में नहीं होता। पुराने दौर में काइंड में भी होता था, वो जमीन पे आके खड़े हो गए और ये 40% प्रोड्यूस ये हुकूमत की होगी, लेके चले गए। अब नहीं, अब मनी में टैक्स लगता है। प्रोपोर्शनेट कैरेक्टर होता है टैक्स का। क्या मतलब प्रोपोर्शनेट कैरेक्टर? पेमेंट ऑफ टैक्सेस शुड बी बेस्ड अपॉन एबिलिटी टू पे। इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल टू योर एबिलिटी।
टैक्सेस लेवी होती हैं किस चीज पे? 3 चीजों पे। ये बड़े अच्छा पॉइंट है। आप देखिए ज्यादातर टैक्सेस आपको दिखेंगे इन 3 में से किसी एक चीज पे होंगे। या तो टैक्स इनकम पे होगा, या तो टैक्स ट्रांजैक्शन पे होगा, या तो टैक्स प्रॉपर्टी पे होगा। इनकम टैक्स किस पे? इनकम पे है तो पर्सन पे। पर्सन कौन सा? जिसके पास इनकम हो। सेल्स टैक्स किस पे? ट्रांजैक्शन पे। प्रॉपर्टी टैक्स किस पे? प्रॉपर्टी पे। तो इसको कहते हैं टैक्स बेस। ठीक है। टैक्स इज लेविड बाय स्टेट। स्टेट टैक्स लगा सकता है। इसका मतलब क्या है? जिसकी ज्यूरिसडिक्शन हो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस के अंदर रहेगी, फेडरल गवर्नमेंट फेडरल के अंदर रहेगी। स्टेट के अलावा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। अल्ताफ भाई भी नहीं लगा सकते। आप जानते हैं अल्ताफ भाई को? अल्ताफ भाई को नहीं जानते आप लोग? बताने की जरूरत ही नहीं आपको अल्ताफ भाई कौन है। हाँ, कराची में नहीं, मगर निज़ाम एफिशिएंट था, निज़ाम बेहतरीन था, जो भी था। मगर पता है क्या था? कराची में अगर किसी ने कुर्बानी की, हाल किसके पास जाएगी? अल्ताफ भाई। खत्म किसने किया? जब वो नारा मारा ना, खत्म हो गया। बस एक नारा जब मारा ना, आपको पता है कराची में ऑफिस में बैठे होते थे ना, तो सुनने में आता था या कॉल आ गई घर से, हालात खराब हो गए। आपको पता है ये टर्म कभी भी आप इसकी मीनिंग समझ ही नहीं सकते आप लोग। हालात खराब हो गए, इसका मतलब क्या होता था पता है? इसका मतलब है कि उस दिन कम से कम 40 बसें जलेंगी, 60-50 लोग मरेंगे। और हालात खराब होने का सबसे पहले जो पहला फियर होता था ना, वो हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ट्रेस करते थे ऑफिस में बैठ के। भाई किधर है? चलो ट्रेस हो गए, फिर हम शुक्र करते थे, या अल्लाह अब अगली टेंशन होती है घर कैसे पहुंचूंगा, घर कैसे पहुंचूंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा। पहले टेंशन होती थी घर। मेरे एक बॉस थे, उनकी वाइफ डॉक्टर थी, हालात खराब हो गए, यही न्यूज आ गई हालात खराब हो गए, सारे काम छोड़ के अपने अपने काम से लग जाते थे, फैमिली को ट्रेस करो। तो मैं उनके सामने बैठा था, वाइफ को फोन किए जा रहे, फोन किए जा रहे, फोन किए जा रहे, फोन नहीं उठा रही, एंड ही वॉज लाइक डेड मैन। फोन नहीं उठा रही, क्योंकि जिस एरिया में हालात खराब सुने थे उसी में उसका क्लिनिक था। जब तक राब्ता नहीं हुआ, ही वॉज अ डेड मैन। पता चला कि जी बीवी जो है वो जो गाड़ी में थी और पर्स में साइलेंस में फोन था, ड्राइवर उस दिन फोन नहीं लाया था, वो घर पे छोड़ के गया था। तो जब वो घर पहुंची, कॉल देखी, कॉल बैक किया उनको। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, एक दफ़ा हालात ख़राब हो गए और मैं कराची में, ऑफिस जो था एक कोने पे था, घर दूसरे कोने पे था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा अब गाड़ी तो, मैं पर्सनल गाड़ी थी, जाती सरकारी नहीं थी, तो मैंने कहा अच्छा गाड़ी को मैं ऑफिस में छोड़ता हूँ। सरकारी गाड़ी को तो पहले जलाते थे, मगर उसका वो फिर दर्द नहीं होता ना, क्योंकि जाती गाड़ी जलती तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे वापस। हाँ, सरकार तो दूसरी दे देगी ना। मैं अब मैंने कहा यार, मैं तो अब सामने एक होटल था, या तो घर पे यही था, अब पता था कि जी जल रहा है सिटी, न्यूज आ रही थी, देख रहे थे, बिल्डिंग से देख रहे हैं बसें गिर रही, कितनी जल गई, क्या करें, घर कैसे पहुंचे। तो मैंने वाइफ को बता दिया था कि भाई देखो, दो पॉसिबिलिटीज है, मैं अगर यहाँ पे रुक जाऊं, और दूसरी है कि मैं गाड़ी छोड़ के ना किसी के साथ आ जाऊं, तो मैं बता दूंगा आपको। उसने कहा ठीक है, रिस्क नहीं ले। मैंने कहा ठीक है जी। तो एक मेरा दोस्त था जो कराची का ही सिटीजन था, तो मैंने ऐसे नहीं कि मैं कराची का नहीं था, ऑब्वियसली वो पला बड़ा कराची में था, तो मैंने कहा जी मुझे भी पता था, मैं भी कराची का ही हूँ, मेरा भी फील कराची के, 20 साल में रहा हूँ भाई, 20-22 साल मेरे गुजरे वहां पे। मगर मुझे क्या था कि ये जो कि पला बड़ा यहाँ पे है, तो उसको ज्यादा स्ट्रीट्स और गलियों का पता होगा, ये मुझे पहुंचा देगा। तो मैं यार किधर जा रहे नासिर भाई? यार वो गुलशन। गुलशन कहाँ? मैं भी गुलशन में रहता हूँ। तेरा अरे यार मेरा घर भी उधर। किधर? ओ यार तेरे घर के तो साथ ही मेरा घर, चलो मुझे पिक कर दो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब नासिर भाई को मैंने बोला कि नासिर भाई यार मैं गाड़ी इधर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रास्तों का मुझे सही नहीं पता, मैं तो मेन रास्तों से आता जाता हूँ, मेन रास्तों पे तो बसें जल रही हैं।
ओ यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना यार। मैंने कहा शुक्र, सही बंदा मिल गया। अब उसको क्या गालियां दूं? वो हर उस जगह से गुजार के गया जहां बसें जल रही थी। और मैं जब जितने दुरूद और जितनी आयतें, जितना कुरान आता मैं पढ़ता जा रहा था। अब एक जब पूछा तो अब वो समझ, मैं स्टेचू बना बैठा हुआ हूं। यार तारिक ये देखो कितनी बसें जल रही हैं। मैंने कहा चुप करके गाड़ी चला। नहीं नहीं हम चलो यहाँ से सेफ है। मैंने कहा क्या सेफ है यार, वो तो बसों के से नहीं नहीं देखते भी तो चले ना यार कितनी जल गई है। मैंने कहा लाना। क्यों जलाते थे? चैलेंज नहीं करो हमें, चैलेंज करोगे हम ऊपर भेज देंगे तुम्हें। जो हम बोल रहे हैं करो। पाकिस्तान की तारीख में एक ही लीडर आया है जिसने कहा 1 2 3 चुप, और लाखों का क्राउड चुप। ऐसा पावर इसी पे आता है कि गोली मारूंगा। ऐसे नहीं लोग डरते भाई। खत्म किस लिए किया या खत्म कैसे हुआ, वो सियासी गुफ्तगू है। ओपिनियन तो उसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए पीछे स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से आप नहीं लड़ सकते। आपको पता है कराची में रहने के लिए हालात को अपडेट रहना बहुत जरूरी था। तो मैं न्यूज़पेपर जो पढ़ता था, एक न्यूज़पेपर आता था सिर्फ कराची में या पता नहीं दूसरी जगह पे भी होगा कि नहीं, और वो खुल के लिखता था, हर जगह के हालात लिखता था। उसके जर्नलिस्ट मरते थे फिर भी वो लिखते थे बहादुरी से, सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि पता चले कि हालात क्या हैं। ठीक है, तो मुझे कराची के उस पिछले दौर की डिटेल्ड ऑब्जर्वर भी हूं, वहां रहा भी हूं और पढ़ने वाला बंदा हूं, तो मुझे अंदाजा है कि क्या हुआ। मैं देखता था नहीं इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस नतीजे पे पहुंचा। फिर रेंजर्स का एक डीजी कराची में इंटरव्यू देता है और मैंने उसका इंटरव्यू सुना। उसने कहा कि अगर हमें इजाजत दी जाए तो कराची में अमन हो जाएगा। मैं उस पर हंस रहा था कि अमन कैसे लाएगा, कैसे मुमकिन है भाई। तो बाद में जब ये चीजें हुई ना, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, स्टेट से नहीं लड़ सकते, कोई सियासी पार्टी स्टेट से नहीं लड़ सकती। स्टेट का मतलब समझते हो? स्टेट से आप नहीं लड़ सकते। इधर स्टेट से पावरफुल कोई नहीं है, अल्लाह की जात है। स्टेट पावरफुल है, उससे आप नहीं लड़ सकते। कोई लीडर कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, पूरा मुल्क उसके साथ भी खड़ा हो जाएगा। स्टेट स्टेट है, तो कभी बेवकूफी नहीं करना स्टेट से लड़ने की। कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हम लोग। ठीक है, तो हुआ क्या, उसने सबसे बड़ी गलती कर दी कि जिन्होंने बनाया उन्हीं से लड़ पड़ा। इस हद तक बढ़ा, एक नारा लगाया था, सुना था आपने नारा, पाकिस्तान के खिलाफ। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा अब ये एंड है, रेड लाइन है। और पहला फिर उन्होंने एक्शन लिया था 90 पे। आपको 90 का पता है क्या है? 90 का आपको अंदाजा है 90 क्या है? 90 एमक्यूएम का हेडक्वार्टर था। 90 इसलिए कि घर का नंबर 90 था, 90। अल्ताफ भाई के घर का नाम नंबर था 90। ठीक है, उस मोहल्ले में 90 नंबर घर था, तो उसमें हेडक्वार्टर है एमक्यूएम का था। आपको अंदाजा है वहां पे क्या होता था? और ये मजाक नहीं कर रहा मैं, कहता अगर वो कहते हैं ना कोई कबूतर भी उड़ता था तो इजाजत देता था, अल्ताफ भाई जाऊं, मजाक नहीं है। और जिस दिन रेंजर्स घुसे ना उसमें, उस दिन कराची में लाइक इट वाज के इम्पॉसिबल काम हो चुका है आज। उसके बाद रेस्ट इज बिफोर यू। स्टेट से नहीं लड़ सकते आप, कोई नहीं लड़ सकता, कोई स्टेट से लड़ना भी नहीं चाहिए। कौन? अल्ताफ भाई तो पहले चले गए थे, अभी की बात थोड़ी गए थे, वो तो 90s में चले गए थे, इससे बहुत पहले जा चुके थे। अवाम के पास ऑप्शन था,
आप टीवी पे देखते थे कितने लाख लोग बैठे हुए हैं नीचे, देखते थे ना, आए कैसे थे वहां पे, ये पता है आपको? सेक्टर कमांडर जो होते थे उनका अंदाजा है आपको, कौन होता सेक्टर कमांडर? आपको अंदाजा ही नहीं है भाई। आप बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, याद रखना जिंदगी में जितने लोग मरते थे गरीब मरते थे, कोई चाय वाला, कोई कचरा चुनने वाला, किसी को उड़ती हुई गोली लग गई, ये मरते थे। इनकी बददुआएं नहीं होंगी, इनके बच्चों की बददुआएं नहीं होंगी, इन बेवाओं का नहीं होता, चाहे किसी भी वजह से। एक बात बताऊं, कितनी भी जिंदगी में ताकत आ जाए ना, झुके रहना, कितनी भी पावर आ जाए झुके रहना, क्योंकि बड़ी जात अल्लाह की है, बस हमारी कोई हैसियत नहीं है। आज वही शख्स लंदन में अकेला बैठा है, कोई सुनता भी नहीं है। 1 2 3 चुप। ये बड़े बड़े चैनल 9 बजे की खबरें साइड पे कर देते थे, अल्ताफ भाई ने बोला है जी, अंदाजा नहीं है आप लोगों को इस चीज का। एनीवे वापस आ जाओ इधर। तो ये इसलिए किस किस चीज पे तुमने मुझे छेड़ दिया फिर? ये स्टेट पे। तो स्टेट की पावर बेटा ऐसी होती है। आगे आ जाएं, ये हो गया कंप्लीट। ने एक और है, टैक्स इज अ क्या, लॉ मेकिंग बॉडी इसको लगा सकती है। तो हाँ, इस पे मैं बात छेड़ी थी कि भाई अल्ताफ भाई भी चाहें तो वो पैसे तो लेते थे, खा ले तो ले लेते थे, मगर वो टैक्स नहीं कहलाता था, क्योंकि टैक्स सिर्फ स्टेट लेती है किसी लॉ के तहत। ठीक है? और क्यों लिया जाता है टैक्स? पब्लिक की वजह से लिया जाता है कि लोगों पे खर्च किया जा सके। ठीक हो गया दोस्तों? अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ना, इसके पास्ट के सवाल देखोगे सीधे सीधे, एक हेड उठाया उस पर सवाल बना दिया। तो आपको मैंने आसान करने के लिए पूरे पूरे पैराग्राफ ने ये लफ्ज याद करो, फिस्कल एडिक्वेसी, फिर अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर। ये हिस्ट्री का है, ये अभी उस तरह बिल्कुल भी नहीं है, कभी सवाल आया भी नहीं, आने के चांस भी नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री की जो बात हो रही है। अच्छा, अब आए आप एफटीआर की बात कर रहे थे आप? सेपरेट ब्लॉक हो गया, एफटीआर हो गया। अच्छा, हम्म, चले बेटा। हम्म, मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सब्र कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, एफटीआर की प्रेजेंटेशन कैसी होती है? आखिर में? हाँ, कहां पे? यस। और सेपरेट ब्लॉक क्या है? तो दो चीजों को टारगेट कर रहा हूं इस वक्त, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर। ओके, आए जरा एक्सेल निकालने में, और आप अपने पास बुक खोल लें, शीट वीट खोल लें। ये देखो, अब आपके साथ जो है नोटबुक है बेटा, खोल लें। सबसे पहले तो दोस्तों आपने पूरा, मैं आपको आइडिया दे देता हूं, मुकम्मल एक सवाल बना दे, सवाल नहीं फॉर्मेट बना देता हूं, और उसमें रहते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। आप कोई भी सवाल करोगे तो आप पहले क्या करोगे, उसका नेम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और फिर क्या देंगे, टैक्स ईयर। वही आ रहा है, वही 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 उस एग्जैक्ट वही करने वाला हूं जो तुमने बोला, सब कुछ आ जाए। ये देखें, बस बस वही वही एग्जैक्ट वही बनाने वाला था ना। आप सबसे पहले एक हेड ऑफ इनकम ला रहे हो, सैलरी। देखना जरा इसके अंदर क्या आ रहा है, ये एक अच्छा फॉर्मेट बन जाएगा। इसमें आपने सैलरी में सारे अमाउंट्स आएंगे, अमाउंट्स आएंगे ना। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, और अमाउंट्स आएंगे, अलाउंस भी आएंगे, आएंगे ना, परक्विजिट्स भी होंगे, होंगे। अब रुकें, एक स्पेसिफिक लिख रहा हूं इसमें, स्पेसिफिक गोल्डन हैंडशेक अलग करके लिख रहा हूं। इसकी वजह
बताओ अलग क्यों लिख रहा हूं, इसके रेट अलग है। तो ये सेपरेट ब्लॉक इनकम है। कैसे सेपरेट ब्लॉक है? सेपरेट ब्लॉक का क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, सेपरेट ब्लॉक का मतलब एफटीआर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको इनकम में शामिल ही नहीं करो, भाई इसको भी हम शामिल तो करेंगे, रेट पर्पस के लिए अलग कर देंगे। पहली इनकम है जो रेट पर्पस के लिए अलग होगी, खबर तो करें, फर्क भी आएगा। अब इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ये सेपरेट ब्लॉक, मगर सेपरेट ब्लॉक तो अलग होना चाहिए। सेपरेट कैसे हुआ सबर? सेपरेट ब्लॉक की टाइप्स होती हैं, तो मैं इसीलिए इसको सेपरेट ब्लॉक ए कर देता हूं, ए बी, मतलब ये अलग होगा। क्यों? चलो अगर आपको ये कंफ्यूजन कर रहा है ना, तो मैं इसके लिए यूं लिख देता हूं कि इसके रेट्स अलग होंगे, स्पेशल रेट। ये तो कंफ्यूजन नहीं करेगा ना क्रिएट, इसके रेट स्पेशल हैं कि नहीं है, है ना? ओके चलो, अब जो भी अमाउंट आया वो इनकम अंडर द हेड हो गया, अंडर हेड हो गया। ओके, फिर दूसरी इनकम कौन सी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें कोई भी अमाउंट ले लो रेंट का और उससे एक्सपेंस माइनस कर लो तो इनकम अंडर द हेड आ जाएगी। इसमें कोई अलग बात नहीं है, इसके अंदर कोई भी स्पेशल रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसके दो हिस्से होंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? नॉन स्पेक्युलेटिव को कैलकुलेट करोगे, यानी नॉर्मल या नॉन स्पेकुलेशन इनकम आएगी। पहले इसको कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तरीका सीख लिया आपने। इसका मतलब है कि आप इसके वही एडलेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्पेकुलेशन, ठीक है, इसे लेंगे, इनकम अंडर द हेड आ जाएगी। आपसे सवाल यह है स्पेकुलेशन पे रेट क्या है? नॉर्मल। ये रेट पर्पस के लिए अलग नहीं है, लॉस के लिए अलग है। इसको अलग क्यों रखा गया है? रेट के लिए नहीं, इसको अलग रखा गया है सिर्फ लॉस की वजह से। अगर इनकम आएगी तो मर्ज हो जाएगी, कोई ये सेपरेट ब्लॉक नहीं है, नॉर्मल रेट्स। उसके बाद है कैपिटल गेन्स। हाँ जी बोलो। कैपिटल गेन्स, अब आप इसको समझना पड़ेगा। कैपिटल गेन पे तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगा नॉर्मल कैपिटल गेन। कौन सा? कैपिटल एसेट्स। कौन से एसेट्स? मूवेबल वाले। ये नॉर्मल है, ये मर्ज हो जाएंगे। मगर उसके बाद आया सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक क्यों? क्योंकि ये है इमूवेबल। इसके रेट्स आपने देखा तो ये भी आ गया सेपरेट रेट वाली बात। ये दूसरा सेपरेट रेट आ रहा है। हाँ, और सिक्योरिटीज आया। भाई हेड में लिखोगे, इसको माइनस नहीं करोगे, उसमें आएंगे अंदर, प्रेजेंटेशन उसी के अंदर रहेगी। ये भी सेपरेट रेट है भाई। और सबको मिला लिया, जो भी है वक्ती तौर पे इसको मिला लेंगे इनकम अंडर द हेड। अब क्या आया इसके बाद? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है सेपरेट ब्लॉक वाली। तो उसमें हम क्या करेंगे? इनकम लेंगे और उससे उसकी डिडक्शंस। नहीं नहीं, एफटीआर किसी हेड में नहीं आता। डिडक्शंस अलाउड, माइनस कर दिया, इनकम अंडर द हेड आ गई। वो अलग बात है, मगर हेड में तो नहीं आया ना। अब आप क्या करोगे? सबकी इनकम अंडर द हेड को क्या करोगे? कोई एफटीआर या नहीं था, इन सबकी इनकम अंडर द हेड को क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल हेड्स, इसमें ऐड करेंगे एग्जैम्प्ट इनकम। एग्जैम्प्ट इनकम कुछ बताई होगी, कुछ याद रखनी है आपको। एग्जैम्प्ट इनकम होती कौन कौन सी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चरल इनकम, मेडिकल अलाउंस, ये याद रखने हैं ना आपको। इस तरह करके उनको ऐड करके यहां ऐड कर देना है। ऐड किया तो आपको क्या मिली है? टोटल इनकम। फिर क्या करोगे? लेस, एग्जैम्प्ट इनकम लेस कर दोगे, क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम। फिर क्या करोगे? लेस करोगे क्या?
डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है वो डिडक्टेबल अलाउंस कौन से हैं? ज़कात, WWF और WPPF, ये आप माइनस करोगे, क्या मिलेगा? टैक्सेबल इनकम। मगर याद है कि डिडक्टेबल अलाउंस उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। टैक्सेबल इनकम आ चुकी है, आ चुकी है। अब रुकें जरा, अब सबसे पहले इस पे रेट लगाने से पहले लेस करोगे स्पेशल रेट इनकम। सारे जो ऊपर स्पेशल रेट वाले थे उसको लेस कर लो। तो सेपरेट ब्लॉक क्यों बना? सेपरेट ब्लॉक हो गया माइनस। जिस चीज के रेट अलग थे, गिनो कौन से रेट अलग वाले थे? एक, हाँ, एज इट इज माइनस करते जाएंगे। करो भाई माइनस सेपरेट ब्लॉक इनकम को। सेपरेट ब्लॉक इनकम क्या क्या थी बताओ? गोल्डन हैंडशेक, और क्या था? इमूवेबल नहीं, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ऑन बस खत्म हो गया। कैपिटल गेन ऑन माइनस हो गए। अब जो बैलेंस इनकम है, बैलेंस इनकम जो है, बैलेंस टैक्सेबल इनकम है, इस पे कौन सा रेट लगेगा? टेबल का नॉर्मल, नॉर्मल टेबल का रेट लगेगा इस पे। वो आपने टेबल का रेट लगाया, और जो रुक जाओ बताता हूं ये, और बाकी अब एक एक पे टैक्स लगाओगे। इस पे जो इसके रेट से टैक्स लगा वो आया, इस पे जो इसके हिसाब से टैक्स लगा वो आया, इस पे जो इसके हिसाब से टैक्स लगा उसके अपने अपने रेट से टैक्सेस आ गए, आपके अलग अलग रेट्स आ गए, तो टैक्सेस हो चुके हैं आपके ये सारे। इन सबको ऐड कर लोगे, क्या कहलाएगा? टैक्स लायबिलिटी। किस चीज का कंपैरिजन? टैक्सेबल इनकम, टोटल फिगर, सैलरीड नॉन सैलरीड का वो टैक्सेबल इनकम पे ही फिगर होती है, टैक्सेबल इनकम। यस, टैक्स लायबिलिटी आ चुकी है। मगर एक बात सुन लो यार, ये मुझे भेजना जरा, ये जरा, ठीक है ना? अच्छा बन गया। देखो वो सडनली ख्याल आया, ये कर देता हूं वो। अच्छा क्या है? टैक्सेबल इनकम, मगर कौन सी? NTR। अब क्या करोगे? एड टैक्स, कौन सा टैक्स? ना टैक्स ऑन FTR। अब FTR देखोगे, FTR कितने हैं? FTR 5 है, शाबाश, उनके टैक्स आएंगे अब। तो देखो क्रेडिट पेड कर देता हूं, वो सही कह रहा है। अच्छा जी, टैक्स लायबिलिटी के बाद क्या होता है? लेस टैक्स क्रेडिट्स। क्रेडिट्स कौन से हैं? टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट्स, डोनेशन, जो भी क्रेडिट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या बना? टैक्स पेएबल अंडर NTR। अब आप इसमें ऐड करो FTR। FTR क्या क्या था? सबसे पहले डिविडेंड नहीं, POD। अच्छा चलो, रॉयल्टी। डिविडेंड के बाद क्या था? नहीं, अगर लिस्ट से जाओगे तो लिस्ट में मैंने डिविडेंड के बाद कहा था बोनस शेयर्स। आप अगर लिस्ट से जा रहे हो तो बोनस शेयर्स, उसके बाद क्या आया? रॉयल्टी नहीं, FTS। आप इसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। नहीं, यही था, फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। इट्स अ फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, नहीं, फी फॉर। इफ लेस है तो यार, इफ इफ 5 मिलियन और लेस, इन सब पे टैक्सेस होंगे। किस किस रेट से? जो रेट गिवन होगा, 10%, 15%, जो भी रेट गिवन होगा, इसके रेट्स अलग हैं। आपको पता है ये भी सेपरेट ब्लॉक था, ये भी सेपरेट ब्लॉक है, आप देख रहे हो। तो सेपरेट ब्लॉक की दो किस्में हो गई दोस्तों। हाँ, सेपरेट ब्लॉक दो किस्म के हो गए। एक वो सेपरेट ब्लॉक जिसको किसी हेड में शामिल ही नहीं किया हमने, किसी हेड में नहीं शामिल किया, क्योंकि हेड दो ऊपर थे। रुको रुको रुको, सेपरेट ब्लॉक ये भी है। अब मैं लिख सकता हूं, अब तुम्हें समझ आ जाएगी बात। सेपरेट ब्लॉक ये भी है, सेपरेट ब्लॉक इनकम। सेपरेट ब्लॉक इनकम
बताओ सेपरेट ब्लॉक की दो किस्में कौन सी हैं? एक वो जो किसी हेड में शामिल होगी, एक वो जो शामिल नहीं होगी। जो शामिल नहीं होगी वो एफटीआर है, वो 5 है, और जो हेड में शामिल होंगी वो 3 है। नॉर्मल क्रेडिट सिर्फ नॉर्मल से माइनस होता है, सेपरेट ब्लॉक से नहीं होता। बाद में सेपरेट ब्लॉक उसमें ऐड कर देते हैं। रुक जाएं, एफटीआर हुआ, ऐड किया, टोटल लिखो। सबर सबर सबर, आता हूं मैं बताता हूं। टोटल टैक्स लायबिलिटी या पेएबल, और इसमें ठीक है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब देखो टैक्स जो एफटीआर का होता है ना वो ऑलरेडी पेड होता है, टैक्स ऑन एफटीआर ऑलरेडी पेड होता है, तो वो लेस कर लो क्योंकि एट सोर्स वो पे हुआ होता है। तो बैलेंस पेएबल जो होगा आपका क्या कहलाएगा? टैक्स फाइनली पेएबल जो होगा। तो इसका मतलब है हमने एफटीआर सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ऐड किया था। खत्म हो गया ना, बचा क्या? ये तो हो गया। कौन? मैं? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों समझ आ गया आपको? एफटीआर की प्रेजेंटेशन समझ आ गई, सेपरेट ब्लॉक समझ आ गया? चलो फिर मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। चल भाई, हाँ बेटा पूछो पूछो। हाँ नया बच्चा है, ये बिल्कुल सही है, हर बच्चे का हक है भाई, तेरा हक है सीखने का सिर्फ। हाँ अच्छा बेटा देखो, वो इसलिए कि उसको डिस्क्लोजर देना है। इसकी पूरी कहानी मैंने समझाई थी कि पहले ना एफटीआर सॉरी ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है ना उसको प्रेजेंट करने की जगह होती नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, नॉर्मल इनकम को भी एग्जेम्प्ट में दिखा के बताते ही नहीं थे, पकड़े जाते थे तो कहते थे तो हम तो एग्जेम्प्ट हैं। तो इसीलिए कैलकुलेशन में एग्जेम्प्ट इनकम को भी शो किया गया ताकि इसको चेक किया जा सके कि क्या इस पे टैक्स है या रियल में एग्जेम्प्ट है। प्रेजेंटेशन पर्पज है, डिस्क्लोजर पर्पज है, इसलिए इसको ऐड करके लिस्ट कर देते हैं। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस होता है। तुम कहते हो मैं गिर जाऊंगा, फिर अभी कहते हो अभी करा दे, कल करा दे। हाँ सेल्स टैक्स तो इतना नहीं है ना, तो मैं कल के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं आप मुझे? टैक्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स वही, फॉरेन सोर्स टैक्स क्रेडिट, लॉसेस। हाँ बढ़ाओ, क्या टेंशन है, बहुत टाइम है हमारे पास। कल एओपी हो गया है, सही है, बस ठीक हो गया भाई। चलो अब हम क्या करेंगे, कल सुबह पहले सेल्स टैक्स स्टार्ट करें। नहीं टाइम हो जाएगा, सेल्स टैक्स नहीं करें, पहले सेल्स टैक्स करेंगे, सेल्स टैक्स को पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसमें आधे दिन के बाद वापस इनकम टैक्स पे आ जाएंगे, कोई बैलेंस टॉपिक कर लूंगा। चलो बाकी छोटी छोटी चीजें, और इसके बाद जो है आप फिर भी ना देख लें, अभी रिवाइज कर लें, अगर कोई मशवरा हो तो मैसेज कर दें कल इंशाल्लाह। भाई कल कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे तक क्लास स्टार्ट हो जाए। नहीं 9 बजे तो नहीं है वो, कल तो फिर तुम लोग, अच्छा वो बेसिकली क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 10:30 पे टाइम रखते हैं, ठीक है? तो हाँ 9:30 नहीं। हाँ हाँ बेटा ये दोनों तरफ होंगी, आपको दोनों वो ग्रुप में भी मिल जाएगा ना लिंक इसका, भाई लिंक देना है इसको। हाँ हाँ बेटा हाँ मिल जाएगा, लाइव है क्लास। मैं अभी यह पढ़ा रहा हूँ इस्लामाबाद से, ठीक है? वहाँ नहीं चले जाना, कराची कैंपस पे, इस्लामाबाद आ जाओ। हाँ नहीं एयर आ जाओ ना, जहाज पे आ जाओ ना बेटा। चलो बेटा एक काम करिएगा, आप लोग जो है उसको यार शेयर कर देना। यही आज वाला लिंक है भाई, यही काउंट करेगा कल भी, ठीक है? कोई लिंक को डिलीट ना करे, इसी से आप कल ज्वाइन कर लोगे 10:30 बजे। ओके तो 10:30 से 10:30 कल नहीं छोड़ूंगा इस तरह, आधा घंटा भी जाए। अब अंदाजा लगाओ मैंने कितना बोला है आज, पक्का? सलाम है ना, सलाम है ना। चलो भाई थैंक यू, मगर फायदा हुआ होगा भाई, रिवीजन हो गया ना? मुझे एक बात बताओ, पक्का है ना? चलो मेरा फायदा है भाई, अब मैं सुकून से घर जाऊंगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह।
इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बेटा।